Hi student, welcome to my YouTube channel and today topic of discussion is non-finance. 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 And before starting non-finance, I would like to introduce you finite verbs. Okay, I am writing a letter in which writing is a finite word. Finite verb. Because this writing is playing the role of verb only, and here this I is a subject, am is helping verb, and finite verb writing and plus a letter is an object, and नॉन फाइनाइट इज अ वर्ब. अब नॉन फाइनाइट्स क्या होती हैं इसको मैं बड़ी बारीकी से आपको बताऊंगा ताकि ज़िंदगी भर आपको इस समस्या को फेस ना करना पड़े. नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब होती हैं जो वाक्य में वर्ब का काम ना करके, क्रिया का काम ना करके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती हैं, अर्थात नाउन का या एडजेक्टिव का काम करती हैं. वो नॉन फाइनाइट्स कहलाती हैं. ये वर्ब्स तो होती हैं लेकिन वाक्य में ये वर्ब का काम नहीं करती हैं. अगर इसी को आई एम राइटिंग लेटर को नॉन फाइनाइट में बदलूं तो आई वांट टू राइट अ लेटर. तो here to write is not a verb, it is non-finite. It is non-finite. Why it is non-finite? Because here verb is want, and after the verb to write, I want to write a letter, मैं पत्र लिखना चाहता हूँ. अब इससे पहले कि मैं आपको नॉन फाइनेट्स की अन्य बारीकियों को समझाऊं, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो नॉन फाइनेट्स होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं. कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की. पहली इन्फिनेटिव, दूसरी जेरेंड और तीसरी पार्टिसिपल. तो वेरी सिंपल, हमने दो एग्जांपल यहाँ पर देखे जहाँ पर राइटिंग आपका फाइनाइट वर्ब था और टू राइट यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब था. क्योंकि राइटिंग यहाँ पर वर्ब का, क्रिया का काम कर रहा है और टू राइट यहाँ पर क्रिया का काम ना करके इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है. और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के राइट से पहले अगर हमने टू लगाया तो टू राइट हो गया और इसका अर्थ होता है लिखना. और इन्फिनेटिव जो होता है वो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर इन्फिनेटिव बनता है. और इन्फिनेटिव वाक्य में तब बनाया जाता है जब वाक्य में किसी कार्य, क्रियाकलाप तथा घटना को करने का उद्देश्य, इरादा, लक्ष्य उत्पन्न हो रहा हो और उस वाक्य को पढ़ने के बाद वाक्य के अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आ रहे हों और कार्य को, जो क्रिया फाइनाइट वर्ब होगी वह किसी कार्य को करने का इरादा, लक्ष्य और मोटिव को प्रदर्शित कर रहा होगा तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट नॉन फाइनाइट्स डीपली. और अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नॉन फाइनाइट होता क्या है. मैंने आपको बताया जो नॉन फाइनाइट होता है वो फाइनाइट वर्ब नहीं होती है बल्कि वो नॉन फाइनाइट होती है, अनिश्चित होती है. और वो वाक्य में, सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, अर्थात नाउन, एडजेक्टिव आदि का प्रयोग करते हैं, होता है उसके माध्यम से, नॉन फाइनाइट्स के माध्यम से. और ये नॉन फाइनाइट्स तीन प्रकार के होते हैं: इन्फिनेटिव, सेकंड जेरेंड और थर्ड पार्टिसिपल. और इसमें जो पार्टिसिपल होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल. अब देखिए बड़ा रोचक है और ये वाक्य हम हमारे
दैनिक जीवन में बोलते रहते हैं हिंदी में, एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वी यूज these all non-finites in order to convey our message and complete the sentences. Let's get started. I will start from the infinitive. Infinitive to plus main verb की फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनता है. gerund मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ के बनता है. और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के बनता है. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल. और पास्ट पार्टिसिपल नाउन से पहले मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पास्ट पार्टिसिपल बनता है. और परफेक्ट सब पार्टिसिपल हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनता है. अभी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. नॉन फाइनाइट्स के इंफिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये स्टेप बाय स्टेप बड़ी बारीकी से आपको समझाए जाएंगे ताकि आप रिटन पार्ट ऑफ द इंग्लिश में करेक्ट नॉन फाइनाइट्स का प्रयोग कर पाए सिचुएशन के अनुसार कार्य क्रियाकलाप तथा घटना को प्रदर्शित करने के लिए और व्यक्त करने के लिए इजीली कर पाए. और दूसरा, स्पोकन इंग्लिश में वी जनरली यूज दिस नॉन फाइनाइट्स especially infinitive, gerund and participle are commonly used in the speaking. So I will start from the non-finite. Non-finite को समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे लिख है, लिख, इसको हम अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो राइट लिखते हैं, राइट. लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए ये लिख राइट का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे लिखना, जबकि राइट का मतलब लिखना नहीं होता है. अगर इसको हम लिखना बनाएंगे तो हो जाएगा टू राइट. टू राइट ये होता है लिखना. ऐसे ही रीड अगर हम लिखेंगे और आपसे पूछेंगे ये रीड का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे पढ़ना, लेकिन पढ़ना बनाने के लिए इसको टू रीड करना पड़ता है, टू रीड करना पड़ता है. तो टुडे वी विल स्टार्ट नॉन इन्फिनेटिव. टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन्फिनेटिव लगता है और कैसे ये बनता है आपको हम वन बाय वन समझाएंगे. आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नॉन फाइनाइट कैसे बनता है. नॉन फाइनाइट उन क्रियाओं को कहते हैं जो वाक्य में आकर क्रिया का काम न करके, वर्ब का काम न करके, किसी नाउन या एडजेक्टिव का काम करे और वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का निर्माण करे और उसमें निश्चित उद्देश्य हो उस कार्य को व्यक्त करने का, तो वहां पर हम नॉन फाइनाइट्स का प्रयोग करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इन्फिनेटिव. I will again start from the example. टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाकर इन्फिनेटिव बनता है. जैसे टू राइट लिखना, टू रीड पढ़ना, टू गो जाना, टू सिंग गाना, टू स्विम तैरना, टू डांस नाचना, टू लाफ हंसना, टू क्राई चिल्लाना. तो ये सब टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें इन्फिनेटिव बनवाते हैं. और हिंदी में अनुवाद करने पर इन क्रियाओं के अंत में ना, नी, ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं. और इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में कार्य करने का मोटिव होता है, लक्ष्य होता है. लक्ष्य, इरादा होता है. तो ऐसे वाक्यों को जैसे आई वॉन्ट टू गो यूएसए, आई वॉन्ट टू गो यहाँ पर मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, मैं यूएसए जाकर पढ़ना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना चाहता हूँ. तो आई वॉन्ट टू गो ऑस्ट्रेलिया टू प्ले. तो ये सब चीज़ें जो है टू जिसमें मोटिव और लक्ष्य और इरादा होगा तो वहाँ पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे. और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको इन्फिनेटिव को समझाता हूँ. जो इन्फिनेटिव होते हैं तो वो कैसे बनते हैं. He sent his son USA there. अब दिस इज अ सेंटेंस.
इन सेंटेंस में ही सेंड हिज सन यूएसए एंड स्टडी देयर, उसने अपने पुत्र को यूएसए भेजा पढ़ने के लिए, वहां पढ़ने के लिए। तो पढ़ने, स्टडी, तो पढ़ने क्रिया के अंत में ना नहीं आ रहा है तो आ जाएगा टू स्टडी। दूसरा सेंटेंस एक और लेंगे, ही वांट वह नाचना चाहता है, तो हो जाएगा ही वांट टू डांस। तो देखिए इन दोनों वाक्यों में टू स्टडी टू डांस आ रहा है और दोनों में मोटिव है, दोनों में इरादा है, दोनों में इच्छा है, दोनों में कामना है। और यहाँ पर कार्य को करने के लिए जब टू स्टडी आ गया, टू डांस आ गया, तो यहाँ पर ये टू स्टडी और टू डांस की फाइनाइट वर्ब वांट है और टू स्टडी की फाइनाइट वर्ब सेंट है। अब देखिए इस वाक्य में दो वर्ब आई हैं, सेंट और स्टडी, वांट और डांस, लेकिन यहाँ पर सेंट क्या है, फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और स्टडी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही दूसरे वाक्य को हम देख लें, वांट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, और टू डांस, डांस यहाँ पर हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए वाक्य में, दोनों ही वाक्यों में आपके पास फाइनाइट वर्ब भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो उस वाक्य की वर्ब का काम ना करके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है, और टू प्लस मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग कर ये इन्फिनेटिव बन रहा है। क्या बन रहा है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बन रहा है। तो ये तो ग्रामर था, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कब करते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया, इन्फिनेटिव का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जब वक्ता के द्वारा किसी लक्ष्य, इरादा या उस कार्य को करने के लिए कोई मोटिव प्रकट किया जाए, और उस मोटिव को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आए, तो वहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे शी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, शी लाइक्स टू ईट मैंगोज। तो और जहाँ पर टू ईट और टू सिंग आ गया वहाँ पर वो इन्फिनेटिव बनता है। और इस तरह से हमारे पास बहुत सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव से रिलेटेड होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका नॉन फाइनाइट का सेकंड पार्ट क्या होता है, वो होता है जेरेंड। जेरेंड में देखिए, जेरेंड वाक्य में इसका भी अगर हिंदी में अनुवाद करें तो वाक्य के अंत में ना, नी, ने आता है, और जेरेंड वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। या अगर हम कहें तो जेरेंड जो है ये सेंटेंस में, जेरेंड जो है ये सेंटेंस में वर्ब का कार्य ना करके नाउन का कार्य करता है। किसका काम करता है, नाउन का। और ये जेरेंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। जैसे आप कहते हो स्मोकिंग, स्मोकिंग is injurious to health, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग यहाँ पर स्मोक क्रिया पर, स्मोक की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया, और यहाँ पर स्मोकिंग आपके वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये का काम करके ये नाउन बन रही है। स्मोकिंग अपने आप में एक नाउन हो गया। तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर कोई वाक्य बन रहा है, वो वाक्य में सब्जेक्ट बन रहा है। इफ दैट इज बिकमिंग अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आफ्टर एडिंग फर्स्ट फॉर्म ing in the first form of the verb, and that is not playing the role of verb in a sentence. Instead of that, verb is playing the role of noun in a sentence. That is called gerund, and we use gerund as a subject of a sentence or a object of a sentence. Now second sentence, in order to clarify this gerund, is you can say swimming is good for health. Swimming is good exercise, good exercise. So we need to
clarify this swimming. This swimming is made out of finite verb swim, and we are adding ing in it, and it is becoming the noun of a sentence and playing the role of subject, and thereafter is good exercise. तो that is called a gerund. gerund भी बड़ा easy है. gerund वाक्य में सब्जेक्ट भी बनता है या ऑब्जेक्ट भी बनता है. जैसे आप कहेंगे आई लाइक साइकिलिंग, तो साइकिलिंग इज हियर gerund, and it is made of a cycle. We are adding ing in the cycle, and it is becoming I like cycling, so it is becoming the object of a sentence. So gerund here, it is non-finite, not a finite verb, and we make gerund by adding ing in the main verbs of the in the first form of the main verb. This is all about the gerund, and we will do thereafter some exercise, and I will switch over to participle now. Third non-finite is participle. Third non-finite is participle, and participle is most commonly used by us in a sentence while writing and speaking in English. So we will discuss about the participle. Participle. There are three kind of participle: present participle, past participle, and perfect participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, ये वाक्य की शुरुआत में आता है और वाक्य का सब्जेक्ट बनता है. पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. ये किसी नाउन के आगे आकर उस नाउन की विशेषता को प्रकट करती है, तो ये वर्ब यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करती है. और परफेक्ट पार्टिसिपल किसी काम के पूर्ण होने पर हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है. और अब जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, इसका जो सेकंड वीडियो आएगा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स को विद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. लेकिन आप समझ लीजिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है. तो ये कैसे बनता है? जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हों और दोनों कार्य को करने वाला एक ही सब्जेक्ट हो तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. जैसे सांप को देखकर उसने जंप मारा, तो सांप को देखकर उसने जंप मारा, तो सीइंग अ स्नेक ही जंप्ड अप. तो यहाँ पर दो काम साथ साथ चल रहे हैं और जो कार्य पहले हो रहा है, पहले वो कार्य हो रहा है सांप को देखने का और दूसरा कार्य हो रहा है जंप मारने का. तो जो क्रिया पहले कार्य को घटित होना दिखाती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको सब्जेक्ट बनाते हैं हम, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है. और पास्ट पार्टिसिपल तो बड़ा सिंपल है. जैसे मिरर नाउन है तो उससे पहले आपने लगा दिया ब्रोकन मिरर. हार्ट नाउन है उससे पहले आपने लगा दिया ब्रोकन हार्ट. और जैसे आपका पर्स नाउन है तो आपने लगा दिया स्टोलन पर्स, आई फाउंड माई स्टोलन पर्स. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको करेंगे. तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस नाउन करके आपका पास्ट पार्टिसिपल बनता है. और हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल होता है जिसमें दो काम एक ही कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन एक काम की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद, एक एक्शन की पूर्ण रूप से समाप्ति के बाद दूसरा एक्शन होता है, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. जो क्रिया पहले काम को पूर्ण होना दिखाती है, परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण होता है, तो जो क्रिया पहले कार्य को पूर्ण होना दिखाती है उस क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगाते हैं. जैसे हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई स्लेप्ट, होमवर्क पूरा करके मैं सो गया. तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्टिसिपल पे, जेरेंड पे और इन्फिनेटिव पे नेक्स्ट वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूँ, जिस वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी. तो स्टे ट्यून्ड विद मी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक मोर वीडियोज टू क्लैरिफाई दैट. एंड इफ यू लाइक माई चैनल
and my video, just like that and subscribe my channel so that I could be able to make more videos. Until then, goodbye. Jai Hind, Jai Bharat.